हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की डेट है 6 मई एंड 6 मई के द हिंदू न्यूज़पेपर को हम यहाँ पे एनालाइज करने जा रहे हैं। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर को एनालाइज करना हम शुरू करें उससे पहले आई लेट यू नो दैट ऑल ऑफ यू कैन कनेक्ट विथ मी वाया दीज थ्री मीडियम्स। आप मुझसे टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, मेल आईडी और ट्विटर आईडी के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। इन सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आपको हमारे लेक्चर्स की पीडीएफ जो है वो यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ऑलराइट, आगे बात करते हैं। देखो, अभी सिर्फ 30 डेज बचे हैं, यानी कि सिर्फ एक महीना बचा है यूपीएससी प्रीलिम्स में। बहुत जल्दी आपके एडमिट कार्ड्स भी आ जाएंगे, एंग्जाइटी और बढ़ जाएगी। लेकिन व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज बिलीव इन योरसेल्फ। Believe in yourself because anything is possible. Once you have faith over yourself, everything is possible for you. Okay? तो अपने ऊपर विश्वास रखो। आपने साल भर बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है। जितनी आपने पढ़ाई करी है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए उतनी ही इनफ होती है, ये मान के चलो, ठीक है। तो इसीलिए दूसरों से बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं करना है कि इसने मुझसे ज़्यादा पढ़ाई करी है या इसने मुझसे कम पढ़ाई करी है। हमको सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना है, हमको टॉप नहीं करना है, ठीक है। तो आपको ना ओवर कॉन्फिडेंट होना है ना अंडर कॉन्फिडेंट होना है। अपने पेस से चलते रहो, ठीक है। यहाँ पे देखो, यूपीएससी कोई बड़ी छलांग नहीं है, ठीक है। इट इज़ अ स्लो मूविंग रेस, ओके, इट इज़ अ मैराथन। और इसीलिए यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक चीज़ होती है, देखो यूपीएससी प्रीलिम्स में या यूपीएससी ओवरऑल जर्नी में भी आपको एक दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहला तो ये कि आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, अपने ऊपर फेथ होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे कुछ उखाड़ पाओगे। दूसरा है, आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। अब देखो, जो हो गया वो हो गया, लेकिन आगे का ध्यान रखो कि कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके ही चलना है, ठीक है। और जो लोग 23 वाला अटेम्प्ट देने वाले हैं वो लोग अभी से ये चीज़ें समझ जाओ, ओके। क्योंकि यहाँ पे देखो, पढ़ाई हर कोई करता है, हार्डवर्क हर कोई करता है, जो भी सीरियस एस्पिरेंट होता है हर कोई ये सब करता है। लेकिन आप देखते होगे इतने सारे सीरियस एस्पिरेंट्स में से सिर्फ कुछ ही का सिलेक्शन होता है। क्यों? क्योंकि उन लोगों में ये दो चीज़ों की कमी होती है, ठीक है, जिनका नहीं होता है उनमें। ओके, तो बाकी तो थोड़ा बहुत तो लक भी है, देखो। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप अपने ऊपर फेथ रखो। एंग्जाइटी होती है, बहुत नॉर्मल है। फ्रस्ट्रेशन होता है, बहुत नॉर्मल है। समझ नहीं आता क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, सब कुछ होता है, बहुत नॉर्मल है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। तो आज के टॉपिक्स देख लेते हैं। GS1 में हमारे पास कुछ भी नहीं है। GS2 में वी विल बी लुकिंग इनटू वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इन इंटरनेशनल रिलेशन। ये न्यूज़ में क्यों है, मैं पहले छोटा छोटा आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि ये यूएन की ही एक एजेंसी है। और ये यूएन जो है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वाली जो एजेंसी है, इसके थ्रू इंडिया से वीट प्रोक्योर करना चाहता है, वीट खरीदना चाहता है, ठीक है। जो ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे फूड सिक्योरिटी इंश्योर नहीं हो पा रही है, वहाँ के लिए ये वीट खरीदना चाह रहा है यूएन इंडिया से वाया वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ओके। उसके बाद वर्ल्ड फूड प्राइज भी है। तो यहाँ पे वर्ल्ड फूड प्राइज का यहाँ पे एक पर्सन को अलॉट किया गया है। क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या इसका बैकग्राउंड है, इसको देखेंगे। देन पॉलिटी में हम देखेंगे सेडिशन के बारे में। तो देखो, सेडिशन न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो यहाँ पे डिस्कशन चल रही है सुप्रीम कोर्ट की सेडिशन के ऊपर, तो इसके ऊपर ये कहा जा रहा है कि क्या इसको 3 जज बेंच ही हमेशा सेडिशन वाले केसेस को लें या क्या करें, उसके बारे में यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन है। तो हम सेडिशन के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। गवर्नेंस में हम देखेंगे कोविड लिंक्ड डेथ्स। ये न्यूज़ में इसीलिए क्योंकि WHO ने जो डाटा अभी दिया है, इंडिया में कितनी डेथ हुई कोविड के टाइम पे कोविड से रिलेटेड, उसका जो डाटा है WHO का लगभग 10 टाइम्स है जो डाटा इंडियन गवर्नमेंट ने दिया था उससे। तो इसीलिए ये न्यूज़ में है। देन GS3 में साइंस एंड टेक में हम देखेंगे मिशन टू वीनस। तो इसरो एक प्लान कर रहा है मिशन वीनस पे, तो इसको देखेंगे। देन सिक्योरिटी में हम देखेंगे नागा पीस टॉक्स। तो आज द हिंदू के एक्सप्लेनर सेक्शन में नागा पीस टॉक्स के बारे में आया है। और ये क्यों न्यूज़ में है, ये न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि जो रीसेंट डाटा निकल गया है उसमें पता चला कि नागालैंड में जितनी भी इंसर्जेंसीज होती हैं, ठीक है, जितनी भी इंसर्जेंसीज होती हैं वो 44% उनमें से सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन, क्या नाम है इसका, NSCN या NCSN ये इसका नाम है, ठीक है, इसक मवैया। तो ये इसके बारे में हम पूरा देखेंगे नागा पीस टॉक्स क्या है। एंड GS4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। ओके, आगे बात करते हैं। तो देखो, यहाँ पे आज के दो क्वेश्चन आपके कौन से हैं। एक तो है जीएसटी के बारे में। और जीएसटी के बारे में मैंने क्वेश्चन यहाँ पे इसीलिए रखा है क्योंकि अभी कल परसों में ही अपने जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस के बारे में पढ़ा था, है ना। तो यहाँ पे जीएसटी इसीलिए इसके बारे में यूपीएससी प्रीलिम्स में ये 2017 में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये न्यूज़ में था।
और अभी भी ये न्यूज़ में, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन रखा है। इसका आंसर आप लोग मुझे ज़रूर देना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। और ये सेकंड क्वेश्चन है रिगार्डिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। तो देखो जो इकोनॉमी वाला सेक्शन है ना, इकोनॉमी में मुझे कई सारे लोगों ने पूछा है कि इकोनॉमी में क्या क्या पढ़े, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। तो देखो एक तो बैंकिंग सेक्टर जो है ना, जो जैसे कल भी हमने पढ़ा था, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, एमएसएफ, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है बैंकिंग से रिलेटेड। दूसरा, जो अलग अलग टाइप के बैंक्स है, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, ठीक है, उसके अलावा जो भी छोटे मोटे बैंक्स होते हैं, कमर्शियल बैंक, शेड्यूल्ड बैंक, ये सब क्या क्या है, ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप्स ऑफ बैंक्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। बैंकिंग सेक्टर जो है ना स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे बात करते हैं। फर्स्ट आज का आर्टिकल देखते हैं। WHO एस्टिमेटेड 4.7 मिलियन कोविड लिंक्ड डेथ्स इन इंडिया। तो WHO का कहना है कि ये 4.7 मिलियन डेथ हुई है इंडिया में ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स। तो ये कह रहे हैं कि कोविड में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अभी हमारे देश में, इंडिया में 4.7 लाख डेथ हुई है। मतलब 4.7 कितना होता है, 4.7 मिलियन, तो यानी कि 47 लाख डेथ्स, ठीक है। ये कह रहा है WHO कि कोविड के कारण डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंडिया में जितनी डेथ हुई हैं इन 2020 एंड 2021, वो इतनी है 47 लाख। जबकि इंडियन गवर्नमेंट ने ये क्लेम किया था, इंडियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल डाटा कहता है कि सिर्फ 5.2 लाख डेथ हुई है इन 2020 एंड 2021 टिल मई, ठीक है। तो यहाँ पे इतना, यहाँ पे देखो कितना, लगभग 10 गुना डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है। 10 गुना यहाँ पे ज्यादा बता रहा है WHO कि यहाँ पे इतनी ज्यादा डेथ हुई है। ओके, और WHO का ये भी कहना है कि लगभग 150 लैक्स डेथ हुई हैं ओवरऑल ग्लोबली। उसका वन थर्ड जो है, ठीक है, इसका वन थर्ड सिर्फ इंडिया में इतनी डेथ्स हुई हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा है, इट इज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ्स विच हैव बीन देयर बिकॉज ऑफ कोविड इन एनी कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे ये इनका कहना है। ओके, अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे WHO कह रहा है कि ये चीज़ दिखाती है कि इंडिया का जो हेल्थ सेक्टर है कितना पुअर है, और हमको हेल्थ रिजीलियंस डेवलप करने की ज़रूरत है, हमको अच्छी सर्विसेज डेवलप करने की ज़रूरत है क्राइसिस के दौरान, हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम की ज़रूरत है हमको। अभी हमने कुछ दिन पहले देखा था यूरोपियन, हमने देखा था ना यूरोपियन डाटा स्पेस, यूरोपियन हेल्थ डाटा स्पेस के बारे में, कि यूरोप ने एक ऐसा स्पेस बनाई है, रजिस्ट्री बनाई है, जिसमें सभी का इन्फॉर्मेशन रहेगी हेल्थ रिलेटेड। वैसे इंडिया भी ऐसी कुछ रजिस्ट्री बनाना चाह रहा है, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रजिस्ट्री। तो उसी की बात करी है उन्होंने, हेल्थ इन्फॉर्मेशन सिस्टम की, ठीक है। तो यहाँ पे WHO ये सब चीज़ें रिकमेंड करता है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट बोलती है कि ऐसा नहीं है, आपका डाटा बिल्कुल गलत है, बिल्कुल मिसलीडिंग है, किसी मेन फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है नहीं, आपने तरीका जो यूज़ किया है ये डाटा निकालने का बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी क्वेश्चन किया है WHO के इस डाटा को, ठीक है। और उन्होंने बोला है कि आपने जो मेथडोलॉजी यूज़ करी है वो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट डज नॉट एग्री विथ दिस WHO डाटा। ओके, आगे बात करते हैं। छोटा सा आर्टिकल था इसीलिए मैंने रख लिया था। तो देखो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है द स्टेटस ऑफ नागा पीस टॉक्स। तो यहाँ पे देखो पता चला है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एक रिपोर्ट आई, जिसमें इन्होंने बोला कि जो NSCN, ये IM, ये देखो ये जो है नागालैंड सोशलिस्ट, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, IM का मतलब है इसक मवैया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इसने यहाँ पे 44% जितनी भी यहाँ पे जो भी इंसर्जेंसीज हुई है, वो यहाँ पे नागालैंड में 44% के पीछे इस ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है। तो ये इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हो, इसमें जो भी बोलना है वो बोल सकते हो। बेसिकली ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से यहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस के थ्रू यहाँ पे ये सब इंसर्जेंसीज फैलाते हैं, ठीक है, नागालैंड में। अब ये क्या है, इसके पीछे क्या इनकी ज़रूरत है, क्या इनकी डिमांड है, इसको समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, यूनियन गवर्नमेंट ने एक तो 2015 में एक एग्रीमेंट साइन जरूर किया था यहाँ पे नागालैंड की इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ये जो NSCN IM है, इसके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था कि अब यहाँ पे हम पीस लाते हैं नागालैंड में, ठीक है। लेकिन अभी तक भी इसके ऊपर नेगोशिएशंस कंक्लूड नहीं हो पाए हैं। तो शुरू से समझते हैं एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है। तो सबसे पहले देखो, थोड़ा सा ब्लर्ड मैप है, ठीक है, मैं फिर भी कोशिश करूंगी आपको समझाने की। ये है बांग्लादेश, ठीक है।
और ये है हमारा ऊपर वाला जो है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये मेघालय, असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम और ये त्रिपुरा, ये दिख रही है आपको सेवन सिस्टर्स, और यहाँ पे है सिक्किम, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे नागालैंड जो है, यहाँ पे कुछ इंसर्जेंट ग्रुप्स जो हैं वो ग्रेटर नागालैंड की डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। ग्रेटर नागालैंड क्या है, ये चाहते हैं कि नागालैंड की जो बाउंड्रीज है वो एक्सपांड हो, ठीक है, और इनको सॉवरेनिटी मिले, मतलब कि ये इंडियन गवर्नमेंट के से सॉवरेन होना चाहते हैं, ठीक है। इनको अपना अलग फ्लैग चाहिए, अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। तो ये सब डिमांड चल रही है यहाँ पे जो नागालैंड में इंसर्जेंसी हो रही है उसके पीछे, ठीक है। तो अब ये जो देख रहे हो, ये जो ये इस तरह से स्लैश्ड एरिया है, शेडेड एरिया है, ये ग्रेटर नागालैंड है जो जिसकी डिमांड ये लोग कर रहे हैं। तो इसमें सिर्फ नागालैंड नहीं, पूरा मणिपुर भी आ रहा है, ठीक है, कुछ हिस्सा म्यांमार का आ रहा है, आसाम का कुछ हिस्सा आ रहा है, कुछ अरुणाचल का हिस्सा आ रहा है, कुछ त्रिपुरा और मिजोरम का भी हिस्सा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पूरे हिस्से को ग्रेटर नागालैंड बनाना चाहते हैं ये इंसर्जेंट ग्रुप्स, और यहाँ पे पूरी सॉवरेनिटी चाहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट का कोई भी हस्तक्षेप यहाँ पे ना हो, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे हो रही है, और इसीलिए पीस टॉक्स की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं कि हम चाहते हैं पूरे देश में स्टेबिलिटी रहे, सिक्योरिटी रहे, और नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा रीजन है जहाँ पे इंसर्जेंसी का एक बहुत बड़ा इशू ऑलरेडी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये पीस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो देखो अब शुरुआत कहाँ से होती है, ये नागा इंसर्जेंसी कहाँ से शुरू होती है। तो देखो जब ब्रिटिशर्स थे यहाँ पे, तो वो नागा, यहाँ पे एक ट्राइब को नागा बुलाते थे, और ये जो ट्राइब थी, ये एक ट्राइब नहीं थी, ये कलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ ट्राइब्स थी जिसका सेम ओरिजिन, सेम कल्चर, सेम डायलेक्ट या सेम कस्टम्स हुआ करते थे। और ये कहाँ पे रहते थे, ये नागालैंड, अरुणाचल, मणिपुर, म्यांमार, इन एरियाज में रहते थे। अब देखो ध्यान देना कि जो ग्रेटर नागालैंड बनाने की बात चल रही है वो भी इन्हीं एरियाज को कंप्राइज करके बनाने की बात चल रही है, ओके। इसके बाद देखो नागाज जो थे उनको ब्रिटिश इंडिया का पार्ट वो अपने आप को मानते ही नहीं थे, ठीक है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि ब्रिटिशर्स ने भी इनको काफी लिबर्टी दी थी, इनको बोला गया था कि जो आपको कस्टम्स फॉलो करने आप करो, लेकिन बस पॉलिटिक्स में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स ऊपर रहेंगे आपसे, ठीक है। तो नागालैंड वाले जो लोग थे, नागास जो थे, नागा के ट्राइब्स जो थी, वो लोग मानते ही नहीं थे कि वो ब्रिटिशर्स के अंडर में है, ठीक है। अभी तक सब सही चल रहा था, लेकिन जब हमारे ये जो ब्रिटिशर्स जो है ये विड्रॉ करने लगे और जब इंडिपेंडेंस की बात चलने लगी इंडिया के, तब इनको काफी इनसिक्योरिटी हो गई। ये जो नागा ट्राइब है काफी इनसिक्योर फील करने लगे। इनको लगा कि हमारी जो कल्चरल ऑटोनॉमी अभी हमारे पास है, जो ब्रिटिशर्स ने हमको दी, वो हो सकता है इंडियन गवर्नमेंट हमको ना दे, या इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद जो प्लेन्स के पीपल हैं, यानी कि जो नॉन ट्राइबल पीपल हैं, नॉन नॉर्थ ईस्टर्न जो पीपल हैं, वो या आउटसाइडर्स आके हमारी जमीन हड़प ले, इस तरह की इनसिक्योरिटीज इनको होने लगी, ठीक है। तो जैसे होता है ना ट्राइबल पीपल को मेनलैंड जो एरिया के पीपल होते हैं उनसे थोड़ा सा इनसिक्योरिटी रहती ही है, तो उस तरह की इनसिक्योरिटी इनको होने लगी, ओके। इसी के चलते एक काउंसिल यहाँ पे बनी जिसका नाम आया नागा नेशनल काउंसिल, ठीक है। नागा नेशनल काउंसिल बनी, उसके बाद यहाँ पे 46 में ये नागा नेशनल काउंसिल बनी थी। आगे क्या हुआ कि ये नागा नेशनल काउंसिल के बाद भी यहाँ पे काफी इनसिक्योरिटीज इनको रही, अनसर्टनिटीज रही। तो यहाँ पे एक नागा लीडर थे जिनका नाम था ए जेड फिजो, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने अपनी जो नागा नेशनल काउंसिल है इसके लीडर थे ये, और इन्होंने बोला कि 15 अगस्त को इंडिया आजाद होने वाला है, उससे एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि नागाज जो हैं वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, हम इंडिया का हिस्सा नहीं है, ऐसा इन्होंने यहाँ पे पहले ही डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। और उसके बाद भी अंडरग्राउंड इंसर्जेंसी चलती रही 1950s में भी, ठीक है। फिर उसके बाद मिस्टर फीजो ने यहाँ पे एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाई, नागा फेडरल गवर्नमेंट इन्होंने बनाई, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने अपनी गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर दी, अपनी आर्म्ड फोर्सेज भी स्टैब्लिश कर दी, आर्मी भी स्टैब्लिश कर दी। अब यहाँ पे क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे आर्म्ड फोर्सेज भेजी, ओके, नागालैंड में अपनी आर्म्ड फोर्सेस भेजी, और यहाँ पे ये जो इंसर्जेंसी हो रही थी इसको कर्ब करवाया, और यहाँ पे एक एक्ट लागू करा जिसका नाम दिया आफ्सपा। आफ्सपा के बारे में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं आफ्सपा क्या है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, ठीक है। तो इस आफ्सपा में क्या होता है, जो आर्म्ड फोर्सेज हैं, इंडिया की जो आर्म्ड फोर्सेज है, इंडियन गवर्नमेंट की जो आर्म्ड फोर्सेज हैं, उनको ये पावर दी गई है कि आपको कहीं पे भी ऐसा लगता है, आपको अगर आपको शक भी है कि यहाँ पे इंसर्जेंसी हो रही है, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पावर्स दी गई हैं जो नॉर्मली आपको नहीं मिलती है, ठीक है। जैसे कि आप वारंट के बिना किसी को अरेस्ट कर सकते हो, किसी के वारंट के बिना किसी के घर की तलाशी ले सकते हो, इनफैक्ट किसी को आप शूट भी कर सकते हो शक के बिना पर, ठीक है, बिना किसी लीगल कार्रवाई के, ठीक है। तो कुछ एक्स्ट्रा पावर्स दी गई। अब ये आसपास से हुआ क्या कि एक तो ये इंसर्जेंसी का कुछ हद तक कम भी हुई, ठीक है, लेकिन इसके चलते, आसपा के चलते ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो गया ना कि आपने आर्म्ड फोर्सेस को इतनी खुली छूट दे दी, ठीक है। तो इसके चलते क्या हुआ कि यहाँ पे ट्राइबल्स जो पीपल थे, ट्राइब्स जो थी, इसमें डिसकंटेंट थोड़ा और बढ़ गया, ठीक है।
ये भी चीज हुई। अब देखो यहाँ पे जो नागास थे इनको लीड कर थे मिस्टर फीजू, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला हमको एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए इंडिया के बाहर, ठीक है। इंडिया को हम मानते ही नहीं कि हम इंडिया का हिस्सा है, हमने इन्होंने बोला हमको इंडिया के बाहर एक अपना अलग स्टेट चाहिए। और इन्होंने इसी के लिए 1952 और 1957 के जो जनरल इलेक्शंस थे इसको बिल्कुल बॉयकॉट किया, ठीक है। बाद में क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ लीडर्स आए नागा नेशनल काउंसिल के ही, इन्होंने गवर्नमेंट के साथ बातचीत चालू करी। 1963 में ये गवर्नमेंट के साथ जो बातचीत थी वो आगे बढ़ी, और 1963 में नागालैंड जो था ये इंडिया का हिस्सा बन गया, इंडिया का स्टेट बन गया ऑन ऑफिशियल बेसिस, ओके। लेकिन जो एनएनसी के कुछ सेक्शन, नागा नेशनल काउंसिल जो 1946 में बनी थी, जिसको पहले तो सीजो लीड कर रहे थे, इसका कुछ सेक्शन ने यहाँ पे गवर्नमेंट के साथ हाथ मिला लिया, नागालैंड को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंतर्गत ले आए या फिर इंडियन यूनियन के अंतर्गत ले आए। लेकिन कुछ हिस्सा एनएनसी का अभी भी सेटिस्फाइड नहीं था, ठीक है। और इन्होंने यहाँ पे नेगोशिएशन चालू करे, ये अभी भी इंसर्जेंसी में इन्वॉल्व थे। गवर्नमेंट ने बोला चलो आपके साथ भी नेगोशिएशन कर लेते हैं, आप चाहते क्या हो, आपके साथ भी बातचीत कर लेते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे कुछ सेक्शन जो थे एनएनसी के, उन्होंने यहाँ पे शिलोंग एकॉर्ड साइन करने की बात करी, ठीक है। शिलोंग एकॉर्ड यहाँ पे साइन हुआ गवर्नमेंट और एनएनसी के कुछ लोगों के बीच में, ठीक है। ये कब हुआ, 1975 में। इन्होंने बोला यहाँ पे जो नागा जो ट्राइब्स थे उन्होंने बोला कि ठीक है, आप हमको यहाँ पे अच्छे स्टेटस दो, ठीक है, उसके बदले हम यहाँ पे सरेंडर करते हैं अपने आर्म्स को, ठीक है। ये बात हुई गवर्नमेंट और नागा ट्राइब्स के बीच में। अब एनएससीएन कैसे आ गया फिर पिक्चर में, बात तो यहीं खत्म हो जानी थी। लेकिन हुआ क्या कि शिलोंग एकॉर्ड जब साइन हो रहा था, इसमें भी कुछ एनएनसी का कुछ सेक्शन था जो अभी भी एग्रीड नहीं था शिलोंग जो एकॉर्ड था उससे, ठीक है। और ये सेक्शन वो था जो म्यांमार से ऑपरेट कर रहा था, ओके। तो ये देखो पहले क्या हुआ, एनएनसी बना, ठीक है। एनएनसी के कुछ सेक्शन ने गवर्नमेंट के साथ हाथ मिला के नागालैंड स्टेट बना दिया। फिर कुछ सेक्शन ने यहाँ पे शिलोंग एकॉर्ड साइन कर लिया, ठीक है, बोला कि हम सरेंडर करते हैं। लेकिन कुछ सेक्शन एनएनसी का अभी भी बचा था जिन्होंने बोला कि नहीं, हम अभी भी इंडियन सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम अभी भी नागा सॉवरेनिटी के लिए ही खड़े रहेंगे, ठीक है। तो इसमें 3 लीडर्स थे मेनली, कौन कौन थे, एक थे मुवैया, ठीक है, एक थे इसक और एक थे खपलांग, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लीडर्स थे। आप देखोगे इन तीनों ने मिलकर यहाँ पे बनाया क्या, एनएससीएन, ठीक है, जो नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड है, वो इन्होंने तीनों ने मिलकर बनाई। आगे जाके आप देखोगे कि ये स्प्लिट हो जाती है, एक बन जाती है एनएससीएन आईएम, यानी कि इसक मुवैया एक बार टीम में आ जाते हैं, और दूसरी साइड पे एनएससीएन के। तो एनएससीएन खपलांग एक साइड पे आते हैं, तो खपलांग अलग बना लेते हैं, इसक मुवैया अलग बना लेते हैं, ठीक है, अपनी पार्टी। अब यहाँ पे सॉल्यूशन अभी तक भी नहीं निकल पाया। 2015 में क्या होता है देखो, 2015 में यहाँ पे एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट आता है, जो इंडिया और जो इसक मवैया वाला एनएससीएन है उसके बीच में यहाँ पे बातचीत शुरू होती है, पीस एकॉर्ड शुरू होता है। यहाँ पे एक जॉइंट इंटेलिजेंस चीफ है रवि जी, ठीक है, RN रवि। इनको यहाँ पे इंटरलॉक्यूटर बनाया जाता है, यानी कि जो बीच का होता है ना, जो बीच का पर्सन, जो यहाँ पे एक गवर्नमेंट है, यहाँ पे नागा ट्राइब्स है, इनके बीच में कौन नेगोशिएट करवाएगा, तो यहाँ पे इंटरलॉक्यूटर जो है वो RN रवि जी बने, ठीक है। तो इनको यहाँ पे इनके कारण पीस टॉक्स शुरू हुई, तो गवर्नमेंट ने आगे जाके इन्हीं को यहाँ पे नागालैंड का गवर्नर भी बना दिया। सोचा गवर्नमेंट ने ये कि चलो रवि जी नागा ट्राइब के काफी करीबी हैं, इनको नागा ट्राइब का भरोसा मिला हुआ है, तो इन्हीं को गवर्नर बना देते हैं। तो ये सब सही चल रहा था। लेकिन 2020 में जो एनएससीएन आईएम है उन्होंने बोला कि नहीं, मिस्टर रवि को आप इंटरलॉक्यूटर के फॉर्म में से हटाओ, इनको रिमूव करो। और इन्होंने बोला कि यहाँ पे ये जो है बिल्कुल हाई हैंडेडनेस के साथ इसको लीड कर रहे हैं पूरे मूवमेंट को, और हमको मिसलीड कर रहे हैं, ठीक है, मतलब हमारी डिमांड्स को प्रॉपरली गवर्नमेंट के सामने रख नहीं रहे रवि जी, तो आप इनको इंटरलॉक्यूटर से हटाओ। तो फिर यहाँ पे दूसरे इंटरलॉक्यूटर आए, ठीक है, यहाँ पे जो मिश्रा जी हैं, मिस्टर मिश्रा, वो आए यहाँ पे, ओके। तो ये भी इंटेलिजेंस ब्यूरो के ही ऑफिसर थे। तो कुल मिला के अभी तक ये पीस एकॉर्ड प्रॉपरली नेगोशिएट हो नहीं पाए हैं, इंटरलॉक्यूटर की अभी इशू चल रहा है, ठीक है। तो शुरुआत कहाँ से हुई थी, हमने देखा नागालैंड की, ग्रेटर नागालैंड की डिमांड थी, ठीक है, चाहते थे कि यहाँ इंडिया का पार्ट नहीं बने, नागा ट्राइब्स चाहती थी इंडिया का पार्ट नहीं बने और ग्रेटर नागालैंड बने, जिसमें इनका अलग कल्चर, अलग कॉन्स्टिट्यूशन, अलग फ्लैग हो। और अभी ये बन नहीं पाया, नागालैंड शामिल हो गया इंडिया में, और उसके बाद कंटिन्यूसली इंसर्जेंसी चलती रही, जिसको अभी पीस एकॉर्ड्स में कन्वर्ट करने की हमारी गवर्नमेंट की कोशिश चल रही है, ओके। तो ये था पूरा आर्टिकल नागालैंड या नागा कंट्रोवर्सी, नागा इंसर्जेंसी से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर 3 में आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है, ठीक है। सिक्योरिटी वाले जो चैप्टर, सिक्योरिटी वाला जो सेक्शन है उसमें मेंस में आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हो एक क्वेश्चन इस पे, ओके। आगे बात करते हैं। तो देखो, अच्छा, एक दो चीजें इसमें और बच गई। इसमें ये चीज बच गई कि देखो यहाँ पे क्या हुआ कि जो एनएससीएन है,
ये बना, ओके। और इसने आर्म्ड मूवमेंट को फिर कंटिन्यू भी करा, और इसका मोटो था टू क्रिएट अ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ नागालैंड फ्री ऑफ इंडियन रूल, ठीक है। तो ग्रेटर नागालैंड बनाने का इनका एम था। 1988 में कई सालों की यहाँ पे वायलेंट क्लैशेस वगैरह हुए। उसके बाद एनएससीएन दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड हो जाता है। एक था एनएससीएन आईएम एंड एक था एनएससीएन के, यानी कि खपलांग, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया। एनएससीएन आईएम जो था, इन्होंने बोला हमको ग्रेटर नागालैंड या नागालैंड चाहिए, ठीक है। और जैसा मैंने आपको एरिया बताया ना कि इतना एरिया ये चाह रहे थे नागालैंड के अंतर्गत, मणिपुर का, असम का, अरुणाचल का, सभी का एरिया ये चाह रहे थे, ठीक है। फिर इन्होंने आर्म्ड ऑपरेशन शुरू करे, इलीगल एक्टिविटीज शुरू करी, लेकिन इनको गवर्नमेंट कंटिन्यूसली कर्व करने की कोशिश चल रही थी गवर्नमेंट की भी, ठीक है। 1997 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है फाइनली इनके साथ एक सीज फायर एग्रीमेंट करती है, जिसमें ये बोलते हैं कि ठीक है, अब हम नागा पीस अकॉर्ड साइन करेंगे, जिसमें कई सालों तक 24 ईयर्स तक लगभग 100 टाइम्स टॉक्स हुई है, लेकिन अभी तक भी कोई कंक्लूजन निकल पाया नहीं है, ठीक है। तो ये था पूरा आर्टिकल कि किस तरह से अभी तक पीस टॉक्स चल रही, 24 सालों में अभी तक कोई कंक्लूजन नहीं निकला है, ओके। आगे बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट टू स्टडी इफ लार्जर बेंच शुड हियर द सेडिशन प्लीज। तो यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है सेडिशन क्या है, सेडिशन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे बात हो रही है, सबसे पहली चीज मैं आपको बता देती हूँ सेडिशन क्या है। सेडिशन का मतलब आप समझ सकते हो देशद्रोह, ठीक है। सेडिशन का बेसिक मीनिंग होता है देशद्रोह। और यहाँ पे सेडिशन के बारे में जो चार्जेस लगाए जाते हैं वो लगाए जाते हैं सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी के अंतर्गत, ओके। तो यहाँ पे 124A ऑफ आईपीसी न्यूज में क्यों है, क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि बहुत ज्यादा इसका मिसयूज हो रहा है, ठीक है, सेक्शन 124A का, ठीक है। इसमें जो भी पर्सन डिसेंट शो करता है अपना, या कुछ ज्यादा ही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिखा रहा है, या गवर्नमेंट के अगेंस्ट डायरेक्टली क्रिटिसाइज कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट देखा जा रहा है कि सेक्शन 124A बहुत आसानी से लग जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में पूरा आर्टिकल है, ठीक है। तो पहले हम सेडिशन समझते हैं, फिर आते हैं वापस इस आर्टिकल के ऊपर। सबसे पहले व्हाट हैज बीन द कंटेंशियस हिस्ट्री ऑफ दिस सेक्शन 124A। so the see 124A of IPC penalizes sedition as punishable with either imprisonment ranging from 3 years to a lifetime or fine or both। तो देखो सेडिशन का सिंपल मीनिंग है देशद्रोह, ठीक है। आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट ज्यादा कुछ करते हो, बातचीत करते हो, क्रिटिसिज्म करते हो, तो उसको आप सेडिशन एक तरह से समझ सकते हो, क्योंकि आजकल जो सेडिशन के चार्जेस लग रहे हैं वो मेनली इसी चीज पे लग रहे हैं, ठीक है। और इसमें पनिशमेंट कितनी होती है, 3 साल से लेकर तो लाइफ टाइम तक इसकी पनिशमेंट होती है, ओके। और इसमें कई सारे और भी चीजें इंक्लूडेड है, ठीक है, जैसे यूएपीए भी एक आपने सुना होगा एक्ट है, इसके जैसा ही इतना ही स्ट्रिंजेंट है सेडिशन भी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सेडिशन क्या है। अच्छा, सेडिशन लॉ जो है ये ब्रिटिशर्स लेकर आए थे 1870 में। फिर जब हमारा इंडिपेंडेंस हुआ, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो यहाँ पे सेडिशन वर्ड जो था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया गया, ठीक है। जो नया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1949 में, उसमें कोई भी टर्म ऐसी थी नहीं सेडिशन नाम की। लेकिन आईपीसी के सेक्शन 124A में ये सेडिशन अभी भी है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जो है हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, 1951 में इन्होंने क्या किया कि आर्टिकल 19 क्या बोलता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो एकदम ओपन आर्टिकल था ये। तो जवाहरलाल नेहरू जी जो है ये एक और इसमें अमेंडमेंट लेकर आते हैं, ठीक है। और फर्स्ट अमेंडमेंट था ये, इसमें ही बोलते हैं कि 19 क्लॉज 2 ऐड करो, जिसमें ये बोला गया कि जो आर्टिकल 19 है फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन वगैरह जो भी है, इसमें हम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऐड कर रहे हैं, यानी कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो कुछ भी जो भी यहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऐड करे, उसके बेसिस पे आपका आर्टिकल 19 को यहाँ पे रोक सकती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे केदारनाथ केस 1962 में, ठीक है। ये बोलते हैं कि सेडिशन का क्या मतलब है, यहाँ पे ये क्लियर करना जरूरी है। तो ये बोलते हैं कि सेक्शन 124A जो है सिर्फ पीनलाइज्ड वर्ड्स को यहाँ पे वर्ड्स को पीनलाइज करता है, ठीक है, दैट रिवील एन इंटेंट और टेंडेंसी टू डिस्टर्ब लॉ एंड ऑर्डर। तो जब तक कोई पर्सन ऐसी कुछ बात नहीं करता जिसमें लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है या फिर वायलेंस इंसाइट हो रहा है, तब तक उसके ऊपर सेडिशन का केस नहीं लग सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसी डेफिनेशन के बेसिस पे आज तक भी सेक्शन 124A का यहाँ पे काम चल रहा है, ओके। अभी देखो रिसेंट एनसीआरबी डाटा आया था, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का एक डाटा आया था, जिसमें ये बोला गया कि यहाँ पे 2019 में लगभग बहुत लंबा चौड़ा यहाँ पे राइज हुआ सेडिशन के केसेस में, लेकिन सिर्फ 3% सेडिशन के केसेस ऐसे थे जो एंड तक गए, और जिनमें 3% केसेस में ही जो पर्सन था वो कन्विक्टेड हुआ, ठीक है। कन्विक्टेड यानी कि दोषी पाया गया, बाकी सब यहाँ पे बरी हो गई, यानी कि अक्विट हो गए, ओके। तो ये है पूरा डाटा इसके बारे में। अब देखो सेडिशन का बेसिक मीनिंग तो मैंने आपको समझा दिया, सेक्शन 124A भी आपको समझा दिया, देख लिया हमने कि पनिशमेंट कितनी क्या मिलती है, पीनलाइजेशन कितना क्या होता है, ठीक है, क्या क्या यहाँ पे प्रोविजंस थे शुरुआत से लेके अभी तक, ये हमने देखा। लेकिन इसमें कुछ कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स भी आए हैं।
जैसे एक हमने बात करी ना अभी केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962, ये जो केस था इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि सिटीजन्स के पास राइट है जो चाहे लिखें जो चाहे बोलें, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट को अगर पसंद करते हैं तो उसके बारे में लिखें, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं उसके बारे में लिखें, लेकिन ऐसा क्रिटिसाइज करें या ऐसा बोलें या ऐसा लिखें जिससे वायलेंस इंसाइट ना हो। अगर वायलेंस इंसाइट होता है तो वो सेडिशन में आ सकता है, वो सेडिशन के घेरे में आएगा। ठीक है, 1982 20 साल बाद ही एक और केस आता है, पी अलवी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ठीक है, यहाँ पे कोर्ट बोलती है कि यहाँ पे जो भी स्लोगनरिंग है या फिर पार्लियामेंट को आप क्रिटिसाइज कर रहे हो या फिर जुडिशियल सेटअप को क्रिटिसाइज कर रहे हो, ये सेडिशन के अंतर्गत नहीं आता है। 1995 में बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस आता है। इसमें ये बोला जाता है कि स्लोगन रेज करना, ऐसे स्लोगन जिसका कोई रिस्पॉन्स उठ ही नहीं रहा पब्लिक की साइड से, ना पब्लिक इंसाइट हो रही है ना पब्लिक में कोई वायलेंस हो रहा है, तो ऐसे स्लोगन्स को सेडिशन में काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब उस समय पे ये खालिस्तान जिंदाबाद टाइप के नारे लग रहे थे। ठीक है, अब इसके कारण कोई भी वायलेंस वगैरह हुई नहीं, पब्लिक इंसाइट नहीं हुई, पब्लिक समझदार हो चुकी थी, तो इसीलिए यहाँ पे जो जिसने भी नारे लगाए उसके अगेंस्ट कोई सेडिशन का चार्ज लगता नहीं है, ये कहा बलवंत सिंह केस में। ठीक है, अब देखो अभी क्या बोला गया है, अभी ये बोला जा रहा है कि जो 60-year old constitutional bench judgment validating sedition law led by 3 judge bench headed by Chief Justice of India to pause to examine if petition challenging the colonial provision should be referred to larger bench of 5 or 7 judges of the court। तो यहाँ पे बेसिकली सेडिशन लॉ जो है इसको काफ़ी चैलेंज किया जा रहा है कि ये सही नहीं है, ये कॉलोनियल एरा का लॉ है और इसको हमको अब ख़त्म कर देना चाहिए, इसका मिसयूज़ बहुत बढ़ रहा है। अभी हमने देखा एनसीआरबी का जो डाटा है उसमें पता चला कि जितने टोटल केसेस हैं, जितने टोटल एलिगेशन लगाए गए सेडिशन के, उसमें से सिर्फ 3% केसेस में कन्विक्शन प्रूव हो पाया। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत मिसयूज़ हो रहा है सेडिशन का, इसीलिए चाह रहे थे लोग कि सेडिशन का जो पूरा क्लॉज है ये 124A इसको ख़त्म किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, इंक्लूडिंग सीजीआई हमारे जो है उन्होंने कहा है, वो सोच रहे हैं इस बात पे कि क्या 5 या 7 जज बेंच हमको बिठाने चाहिए इस चीज़ को देखने के लिए। ठीक है, तो कुल मिला के बस इतना सा यहाँ पे ये नया आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट टू स्टडी इफ लार्जर बेंच शुड हियर द सेडिशन प्लीज। तो यहाँ पे सेडिशन का क्या करना चाहिए, लार्जर बेंच को इसको रेफर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में अभी भी जो सुप्रीम कोर्ट है वो सोच रही है। ओके, तो ये था हमारा आर्टिकल रिगार्डिंग सेडिशन। आगे बात करते हैं इसरो मिशन टू वीनस। तो देखो ये हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें बताया गया है कि 2024 में इसरो जो है वो प्लान कर रहा है वीनस पे एक मिशन लॉन्च करने का। अभी इसरो ने यहाँ पे धीरे धीरे मून पे गया है, मार्स पे गया है, अब वीनस पे जाने की कोशिश हम कर रहे हैं। वीनस को हम ऑर्बिट करने की कोशिश अभी शुरुआत में तो यही करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो है सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट प्लैनेट है, याद रखना मरकरी नहीं, वीनस सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट प्लैनेट है। ठीक है, और यहाँ पे सल्फ्रिक एसिड क्लाउड्स है जो इसको एनवलप करते हैं। अब आप लोग मुझे जरा बताना कमेंट सेक्शन में, आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में कि मरकरी जो है, ये देखो ये सन है, यहाँ पे है मरकरी। ठीक है, मरकरी जो है सबसे क्लोज है सन के, उसके बाद आता है वीनस। ठीक है, लेकिन फिर भी सबसे जो हॉटेस्ट प्लैनेट है वो वीनस है, मरकरी नहीं है। ऐसा क्यों, ये मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, बाकी फिर इसका आंसर मैं आप लोगों को कल वाले वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा इसका आंसर है। ओके, तो सल्फ्रिक एसिड क्लाउड है जो इसको एनवलप करते हैं इसके एटमॉस्फेयर को। तो इन सभी चीज़ों को समझने के लिए, रिसर्च वगैरह के लिए यहाँ पे इसरो अपना एक मिशन लॉन्च करना चाह रहा है वीनस पे। ओके, अब देखो वीनस के बारे में समझते हैं। तो सेकंड प्लैनेट है सन से। ठीक है, सन के बाद सबसे पहला प्लैनेट आता है मरकरी, फिर आता है वीनस, फिर आता है अर्थ, फिर आता है मार्स। ओके, उसके बाद जो भी जुपिटर। ठीक है, उसके बाद यूरेनस, नेपट्यून। ओके, तो ये सारे इस तरह से, जुपिटर के बाद सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, इस तरह से हमारे 8 प्लैनेट होते हैं। प्लूटो अभी हमारा प्लैनेट कंसिडर नहीं किया जाता। ठीक है, ये हॉटेस्ट प्लैनेट है वीनस। ठीक है, सेकंड प्लैनेट है सन से, और साथ में ये जो प्लैनेट है इसकी एक बहुत बड़ा थिक एटमॉस्फेयर है। ठीक है, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है। सिंगल वीनसियन रोटेशन जो है लगभग 243 डेज में कंप्लीट होती है। ठीक है, और यहाँ पे जो एक दिन होता है ये लॉन्गर होता है देन अ ईयर ऑन वीनस। तो यहाँ पे अ डे लास्ट लॉन्गर देन अ ईयर ऑन वीनस विच मेक्स अ कंप्लीट ऑर्बिट अराउंड द सन इन 225 अर्थ डेज। मतलब समझे, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक साल एक दिन से छोटा है। कैसे समझाती हूँ, देखो ये सन है, ये अर्थ है। ठीक है, अब अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करता है, और जो अपनी एक्सिस पे रोटेट करता है कितने घंटे में, 24 घंटे में, 24 आवर्स में। तो ये क्या बन जाता है, हमारा एक दिन बन जाता है। और ये सन के आसपास कितने टाइम में रिवॉल्व करके आता है, 365 डेज में। ठीक है, तो 365 डेज हमारा ईयर बन जाता है। ओके,
अब यहाँ पे देखो, समझ गए ना अर्थ का डे और ईयर। अब वही देखो वीनस के केस में, ये सन है, ये वीनस का ऑर्बिट है, ठीक है। तो यहाँ पे वीनस क्या करता है, वीनस अपने एक्सिस पे रोटेट करता है इन 243 डेज। ओके, मतलब इनका एक दिन जो है 243 डेज के हिसाब से इक्वल है। मतलब अर्थ पे जो 243 डेज होते हैं ना, उतना वीनस का एक दिन होता है। और वहीं वीनस को रोटेट सॉरी रिवॉल्व करने में, सन के अराउंड रिवॉल्व करने में 225 डेज लगते हैं। मतलब रिवॉल्व जल्दी कर लेता है सन के आसपास, लेकिन अपनी एक्सिस पे थोड़ा धीरे रोटेट करता है। तो यहाँ पे रिवॉल्व 225 डेज में कर लेता है, यानी कि वीनस का एक साल 225 डेज का होता है, ठीक है। और वहीं एक दिन अर्थ के 243 डेज के इक्वल है। मतलब कि रोटेट धीरे करता है, रिवॉल्व ज्यादा करता है, इसीलिए ईयर छोटा है, डे बड़ा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज है, लेकिन आई होप आपको समझ आई होगी। नहीं आई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, ओके। अब देखो यहाँ पे जो इसका कोर है वो भी यहाँ पे काफी अच्छा डायमीटर है, अर्थ के कोर जैसा ही है। उसके बाद वीनस जो है इज वन ऑफ द जस्ट टू प्लैनेट्स दैट रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो यहाँ पे ये उल्टे डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। एक यूरेनस है और एक वीनस है जो उल्टे डायरेक्शन में रोटेट करता है, बाकी सब जो है वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं। ओके, अर्थ भी वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है। ये जो है वीनस और यूरेनस, ये उल्टे डायरेक्शन यानी कि ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं, ठीक है। समझ गए, आगे बात करते हैं। तो देखो अभी तक कौन कौन से मिशन गए हैं वीनस पे। तो एक था मैगलन, फिर उसके अलावा ये नासा का मिशन था। ये एक वीनस एक्सप्रेस है जो यूरोपियन मिशन था। एक है अकात्सुकी, यह है जापानीज स्पेसक्राफ्ट का मिशन था, ठीक है, जापान का मिशन था। इसके अलावा नासा के दो और मिशन जो अभी चल रहे हैं वीनस के ऊपर, एक है डा विंसी प्लस, ठीक है, और एक है वेरिटास। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि ये दोनों मिशन काय के हैं, वीनस के, डा विंसी प्लस और वेरिटास। ये दोनों नासा के मिशन है, वीनस के ऊपर है, ठीक है। और इससे पहले मेगलन गया है, वीनस एक्सप्रेस गया है और अकत्सुकी गया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना ये स्लाइड एकदम घोट के पी जाओ, ओके, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं स्पेस रिलेटेड मिशन किसने भेजा, ये सब आता है, ओके। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है यूएन एजेंसी इन टॉक्स विद इंडिया ऑन वीट प्रोक्योरमेंट। तो बेसिकली क्या हुआ है, यूएन की एक एजेंसी है जिसका नाम है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है। ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एजेंसी जो है ये इंडिया के साथ बातचीत में लगी हुई है। इंडिया से वीट खरीदना चाहती है ये एजेंसी। और क्यों खरीदना चाहती है, क्योंकि देश पूरे वर्ल्ड भर में और स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज जो है वहाँ पे यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है, ठीक है। यूक्रेन के कारण सप्लाईज जो चेन है पूरी तरह से डिस्टर्ब हुई है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे जो देश हैं इनके पास फूड सिक्योरिटी का इश्यू हो गया, फूड सिक्योरिटी यहाँ पे प्रॉपरली है नहीं इनके पास। और इसीलिए यहाँ पे ग्रेन्स वगैरह अवेलेबल कराने के लिए इन सभी देशों को जो यूएन है वो वीट प्रोवाइड करना चाहता है इन सभी को, और वीट खरीद रहा है इसलिए इंडिया से, ठीक है। तो इसी के लिए यहाँ पे नेगोशिएशन बातचीत वगैरह चल रही है इंडिया के साथ। और यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे यूएन ने कही है कि इंडिया को अभी एक्सपोर्ट बैन के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, एक्सपोर्ट बैन वगैरह को अभी रोकना चाहिए। जैसे क्या करता है इंडिया की, अगर सब कुछ ही हम एक्सपोर्ट कर देंगे तो अपने देश के लिए कुछ बचेगा नहीं। अपने देश के लिए वीट कम बचेगा, डोमेस्टिक पर्पस के लिए वीट कम बचेगा, तो वीट के प्राइसेस अपने देश में बहुत बढ़ जाएंगे। तो अपने ही देशवासियों को कम दामों पे फूड नहीं मिल रहा, बाकी देशों को हम बांट रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो यूएन है उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि आप अभी थोड़े टाइम के लिए एक्सपोर्ट बैन अपनी हटा लो, ठीक है। तो कुल मिला के ये हुआ है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है इन्होंने 2022 में ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस लॉन्च की थी, ठीक है। जिसमें ये कहा, यूएन के जो सेक्रेटरी है उन्होंने ये कहा कि यूक्रेन जो है ये सुपर चार्जिंग वॉर है, ठीक है। यहाँ पे 3 डायमेंशनल क्राइसिस हो चुका है, फूड का, एनर्जी का और फाइनेंस। तीन चीजों का, फूड, एनर्जी और फाइनेंस, इन तीनों चीजों का क्राइसिस चल रहा है। और सबसे ज्यादा मार जो पड़ रही है वो वर्ल्ड के मोस्ट वल्नरेबल पीपल, कंट्रीज एंड इकोनॉमीज पे पड़ रही है। तो वर्ल्ड के मोस्ट वल्नरेबल पीपल जो है, विमेन जो हो गई, चिल्ड्रन हो गए, ट्राइब्स हो गई, इनके ऊपर, जो सबसे पीछे वाली कंट्रीज हैं जैसे अफ्रीका की कई सारी कंट्रीज हैं, एशिया की कई बैकवर्ड कंट्रीज हैं, इनके ऊपर सबसे ज्यादा मार पड़ रही है, ओके। तो इसीलिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है इंडिया से वीट प्रोक्योर करना चाह रहा है, ओके। अब देखो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में देख लो, प्रीलिम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो यहाँ पे देखो ये किसका है, यूएन की ही एक एजेंसी है, यूएन का ही डिवीजन है जो फूड से रिलेटेड जितनी भी हेल्प चाहिए होती कंट्रीज को वो करता है, ठीक है। इनफ फूड प्रोवाइड कराता है ऐसे लोगों को जो वल्नरेबल हैं, ठीक है, जो किसी क्राइसिस से गुजर रहे हैं। उसके बाद दूसरा लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है ये वर्ल्ड की, रोम में बेस्ड है। रोम कहाँ पे, इटली में है, ठीक है। और अभी तक ये 86.1 मिलियन लोगों को 80 कंट्रीज में फूड प्रोवाइड करवा चुका है, ओके। आगे बात करते हैं, तो देखो ये कुछ फैक्ट्स हैं इसके बारे में। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम अंडर यूएनडीपी, यूएनडीपी का भी मेंबर है और यूएन का तो मेंबर है ही, यूएन की एजेंसी है ही। 1961 में बना था, रोम इटली में इसके हेडक्वार्टर हैं। और सेक्टर, किस सेक्टर में काम करता है,
हंगर एंड फूड सिक्योरिटी के सेक्टर में काम करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, ओके, याद रखना। आगे बात करते हैं, नासा क्लाइमेट साइंटिस्ट विंस वर्ल्ड फूड प्राइज। तो वर्ल्ड फूड प्राइज, देखो याद रखना, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम अलग है, वर्ल्ड फूड प्राइज अलग है। और ये भी याद रखना कि वर्ल्ड फूड प्राइज वर्ल्ड फूड प्रोग्राम नहीं देता, जिसको अभी हमने डिस्कस किया ना, वो नहीं देता। यहाँ पे एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड फूड प्राइज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन, ये यूएन से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ठीक है। ये अपने आप की अलग इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये इस वर्ल्ड फूड प्राइज को देती है। अब यहाँ पे नासा के एक क्लाइमेट रिसर्च साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है सिंथिया रोजेनविक, ठीक है। इनको ये वर्ल्ड फूड प्राइज मिल रहा है, और इनको क्यों मिल रहा है, इन्होंने ऐसा क्या काम किया है, इन्होंने यहाँ पे अपने पूरे करियर में ये एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से हम ग्लोबल फूड प्रोडक्शन को यहाँ पे अडाप्ट करवा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द, ग्लोबल फूड प्रोडक्शन को हम अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट चेंज यहाँ पे अडाप्ट करा सकते हैं। आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज के हिसाब से हम किस तरह से अपने फूड प्रोडक्शन को बदलें। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं महाराष्ट्र में इतना वाटर क्राइसिस है, वाटर स्कार्सिटी है, फिर भी यहाँ के किसान जो है शुगर केन उगाते हैं। तो ये तो बिल्कुल इलॉजिकल सा सीन है, ठीक है, कि यहाँ पे शुगर केन को इतना पानी लगता है, आपके एरिया में पहले ही पानी की कमी है, तो आप शुगर केन कैसे उगा रहे हो। यहाँ पे तो क्लाइमेट चेंज इंटेंसिफाई हो रहा है ना। इंस्टीड आपको क्या करना चाहिए कि यहाँ पे वाटर स्कार्सिटी है तो आपको मिलेट्स वगैरह जैसी चीजें उगानी चाहिए जिसमें पानी कम लगता है, आप ये उगाओ ना। तो यहाँ पे क्या होगा, क्लाइमेट चेंज कम होगा, यहाँ पे जो स्ट्रेस है रिसोर्सेज के ऊपर कम होगा। तो इसी तरह की चीजें यहाँ पे इन्होंने सजेस्ट की कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए हम किस तरह से अपने फूड प्रोडक्शन में कुछ चेंजेस ला सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे लगभग 2.5 लाख डॉलर्स का इनको ये कैश प्राइज भी मिला है इसके साथ, ठीक है। और यूएस में बेस्ड ये ऑर्गेनाइजेशन है, ओके, याद रखना ये चीज। तो ये बोलते हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है तब तक नहीं रुकेगा जब तक हम ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है वो कम नहीं करते। और ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कैसे कम नहीं करते, अपने फूड प्रोडक्शन से। हम ऐसा फूड प्रोडक्शन करें जिससे ग्रीन हाउस गैसेस कम एमिट हो, स्मार्ट एग्रीकल्चर की तरफ जाए, ज्यादा फर्टिलाइजर्स हम यूज ना करें, इस तरह से हम यहाँ पे फूड प्रोडक्शन करें कि क्लाइमेट चेंज से अडेप्टेबल हो जाए वो, ओके। तो इसीलिए इनको वर्ल्ड फूड प्राइज मिला है। वर्ल्ड फूड प्राइज के बारे में एक दो चीजें देख लो। सबसे पहले तो ये फॉरमोस्ट इंटरनेशनल ऑनर है जो अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज करता है इन टर्म्स ऑफ जहाँ पे भी वर्ल्ड में फूड की क्वालिटी, अवेलेबिलिटी, क्वांटिटी अच्छी हो रही है, बढ़ रही है, इंप्रूव हो रही है, तो इन एरियाज में ये इंटरनेशनल ऑनर दिया जाता है। यहाँ पे कौन कौन सी फील्ड्स कवर्ड है, पहले तो देखो ये एनुअल अवार्ड है, और ऐसी फील्ड्स कवर्ड है जिसमें प्लांट हो गया, एनिमल सॉइल हो गया, फूड साइंस हो गया, टेक्नोलॉजी, न्यूट्रिशन, रूरल डेवलपमेंट, ये सब कुछ इसमें इन्वॉल्व होता है। लगभग 2.5 लाख डॉलर का इसमें कैश प्राइज मिलता है। और इसको हर साल कब प्रेजेंट किया जाता है, यूएन वर्ल्ड फूड डे पे प्रेजेंट किया जाता है 16 अक्टूबर को। तो ये फिजिकली जो प्राइज दिया जाएगा ना, कैश प्राइज, वो 16 अक्टूबर को वो यूएन वर्ल्ड फूड डे के दिन दिया जाता है, ठीक है। अभी अनाउंस हुआ है, दिया जाएगा 16 अक्टूबर को, ओके। और इसके पीछे है वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन, ओके। ये 80 कंपनीज से मिलकर बनी है, इंडिविजुअल हैं, डोनर हैं, सब हैं इनमें, ठीक है। तो एक काइंड ऑफ एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूएस में बेस्ड है। थोड़ा सा इसका पीछे का हिस्ट्री समझते हैं। तो देखो आपने इनका नाम बहुत सुना होगा, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। तो इनको ये नोबेल पीस प्राइज विनर है 1970 के। इनको फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन भी कहा जाता है। इन्होंने ये जो प्राइज है इसको कंसीव करवाया था, ठीक है, एग्रीकल्चर के सेक्टर में। अब ये जो वर्ल्ड फूड प्राइज है ये क्रिएट हुआ था 1986 में, ठीक है। और इसको नोबेल प्राइज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। और हमारे देश के ही एम एस स्वामीनाथन जी, ठीक है, जिनको फादर ऑफ इंडियाज ग्रीन रिवोल्यूशन कहा जाता है, ये पहले रिसिपिएंट थे इस अवार्ड के, इसीलिए ये अवार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1987 में पहला अवार्ड दिया गया था वर्ल्ड फूड प्राइज का। इसमें पहला अवार्ड ही इंडिया के एम एस स्वामीनाथन जी को मिला, जो कि फादर ऑफ इंडियाज ग्रीन रिवोल्यूशन कहा जाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, याद रखना, ओके। बाकी जो हमने मेन सेडिशन का हो गया, नागालैंड इंसर्जेंसी हो गया, ये जो है मेन स्पेसिफिक टॉपिक्स है। तो आप लोग अकॉर्डिंगली अपना हिसाब से थोड़ा थोड़ा इसमें ध्यान दे सकते हो। आगे बात करते हैं कल के क्वेश्चंस की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स। तो ट्रैफिक के बारे में क्वेश्चन है, ओके। अच्छा हाँ, एक चीज और कि अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना एंड शेयर जरूर करना, ओके। शेयर करोगे जितना उतना ये ज्यादा स्प्रेड होगा, उतना ज्यादा अच्छा मोटिवेशन रहेगा हमको और चीजें लेकर आने का इसी प्लेटफॉर्म पे, ओके। तो देखो ट्रैफिक जो है ये एक यूएनईपी के अंतर्गत ब्यूरो है, ये पहला स्टेटमेंट है। और दूसरा स्टेटमेंट बोलता है ट्रैफिक मिशन जो है इसका एम ये है कि ये वाइल्ड एनिमल्स का जो ट्रेड हो रहा है उसको इंश्योर करे कि ये नेचर के कंजर्वेशन को थ्रेट ना हो, ठीक है। तो देखो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है।
यूएन के अंतर्गत ये कोई बॉडी नहीं है, ये एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। यूएन से इसका कोई रिलेशन नहीं है। इसको दो ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर बनाया। कौन कौन सी है? आईयूसीएन है, ठीक है, और वर्ल्ड वाइड फंड, ठीक है, फॉर नेचर। यूएन आईयूसीएन जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर इसको 1976 में बनाया था। यूएन से इसका कोई लेना देना नहीं है। दूसरा है ट्रैफिक का मिशन। ये सही है कि वाइल्ड एनिमल्स का ट्रेड हो, लेकिन ऐसे हो कि नेचर के कंजर्वेशन को कोई गलत इफेक्ट ना पड़े। तो यहाँ पे ओनली 2 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, following animals cannot be hunted by any person except some provisions provided by the law। तो इनमें से कौन कौन से एनिमल्स को आप हंट नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972? एक है घड़ियाल, फिर दूसरा है वाइल्डेस्ट इंडियन वाइल्डेस्ट, और तीसरा है वाइल्ड बफेलो। तीनों को ही आप हंट नहीं कर सकते। तीनों के तीनों शेड्यूल 1 में आते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के। यहाँ पे आंसर होगा 1 2 3। अब आपको पता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कितने शेड्यूल हैं? 6 शेड्यूल हैं। इसमें से जो शेड्यूल 1 है और शेड्यूल 2, ठीक है, ये दोनों शेड्यूल्स में सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन दिया जाता है एनिमल्स को, स्पीशीज को। इसमें घड़ियाल, इंडियन वाइल्ड और वाइल्ड बफेलो, तीनों को शेड्यूल 1 में शामिल किया गया। तो इनको आप बिल्कुल ही हंट नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत बड़ी इसके पीछे पेनल्टी हो सकती है। तो इसलिए इसका आंसर है 1 2 3। इन तीनों को आप हंट नहीं कर सकते। ओके, सो दैट वाज ऑल। आपसे जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं शुरुआत में, उनका आंसर जरूर देना कमेंट सेक्शन में। जो भी डाउट हो मुझसे पूछ सकते हो कमेंट्स के थ्रू, मेल के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, जैसे भी आपको जमे, ठीक है। तो दैट वाज ऑल। लेक्चर अच्छा लगा हो लाइक करना, कमेंट तो करना ही है, शेयर जरूर करना है, सब्सक्राइब तो कर ही लेना। ओके, तो दैट वाज ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी गुड डे।